हेलो स्टूडेंट वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ बच्चों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेन्स रूल और उसके बाद वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो बच्चों, जो भी अभी न्यू बच्चे स्टार्ट किए हैं पढ़ाई करना, कॉलेज जाते होंगे धीरे धीरे ना, सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप कॉलेज जाना शुरू कर चुके हैं तो वहां पे आप देख रहे होंगे वहां के प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। कुछ प्रोफेसर क्या करते हैं, ऑल टू ऑल इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो आप लोग को टेंशन होता होगा कैसे होगा सिलेबस। हम लोग तो यूपी बोर्ड से आए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड वालों को भी मतलब उतना तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यूपी बोर्ड वालों को ज्यादा दिक्कत होता है। तो बच्चों, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आपको अब हिंदी और इंग्लिश के बीच में जो आप फंसे हुए हैं उस चीज को छोड़ दो। अब आपको ये समझना, मुझे कोई भी लैंग्वेज कोई भी पढ़ाए, बस मुझे समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि मैम हम लोग यूपी बोर्ड से हैं तो हम लोग का तो दिक्कत तो रहेगा ही। हाँ, मैं समझती हूँ, मैं खुद यूपी बोर्ड से थी, मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। लेकिन बच्चों, मेरे पास तो उस समय कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी, ऐसी कोचिंग नहीं थी जिसपे सब कुछ पढ़ाया जाए अपना हिंदी इंग्लिश को लेकर। तो वो कॉलेज में क्या करते थे, मैं हिंदी वाला भी बुक पढ़ते थे और इंग्लिश वाला भी बुक पढ़ती थी। तो आप लोग को तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो हमारे नोट्स है वो बिल्कुल प्रोवाइड दिए जाएंगे। तो उसके बाद आपको मैं बीच बीच में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों कराऊंगी, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। अब बच्चों, जो मैं लेक्चर नंबर 1, 2A और 2B, ऐसे जो लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो वो दोनों, ये तीनों लेक्चर को अच्छे से पढ़कर वो पढ़ लीजिए और साथ में इसका बढ़िया सा नोट जरूर बनाएंगे। नोट्स बनाते वक्त आप अपने नोट्स में एक चीज कर सकते हैं, आपको जो जो वर्ड नहीं समझ में आता है, जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं उसका हिंदी वर्ड बोलती हूँ, तो उसको अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए, छोटा छोटा ऐसे करके लिख लीजिए। वो नोट्स को आप जब भी रिवाइज करेंगे वो चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। जैसे मान लो कि कोई एटम है, तो पहला जो हमारा लेक्चर था तो मैं आपको वहां पे पढ़ाई थी अटोमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो अटोमिक ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, परमाणु कक्षक। तो वहां पे आपको ये हिंदी वर्ड लिख देंगे, तो आपको जब भी अटोमिक ऑर्बिटल्स के नाम लूंगी तो आपको हिंदी में उसको समझ में आ जाएगा, हाँ मैम तो वही बताएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, इस चीजों को आपको खुद से सीखना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे आप स्ट्रेटेजी बना के पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको लेक्चर नंबर, जो भी लेक्चर, उसका बढ़िया से नोट्स बनाइए। ऐसे नहीं कि हल्के से नोट्स बना लें, क्योंकि आपको वो एग्जाम तब भी हेल्प करेगा, इन फ्यूचर में आपको वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। वो थ्योरी वगैरह आपका एक बढ़िया से नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपको शेयर मत करिएगा किसी को, यानी शेयर करने का ये मतलब है कि आप अपने नोट्स को जब पढ़ लीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, किसी को दे सकते हैं पढ़ने के लिए, पर अपने पास नोट जरूर रखिएगा, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बनाए कि मुझे आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी करनी हो तो मुझे बार बार उसको न बनाना पड़े नोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। अब बात यह है कि हम लोग जो लेक्चर नंबर 1, 2A और 2B में जो जो पढ़े थे वो सारी चीजें, यानी हम लोग अटोमिक ऑर्बिटल्स पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो कक्षक है वो कितने प्रकार का होता है, S, P, D, F, उन सब का शेप, आकृति कैसी होती है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उन सब के बीच में ओवरलैपिंग, यानी हमको पता करना था ना कि कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है और बॉन्ड बनाने के पीछे का रीजन क्या होता है। तो मैं आपको पढ़ाई हूँ, क्योंकि हर एक एटम, हर एक परमाणु कोशिश करता है कि हम अपने अष्टक को पूरा कर लें। जैसे आप कोशिश करें कि मुझे जल्दी से पढ़ाई कर लें, जॉब मिल जाए, जॉब बनने के बाद आप स्टेबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब, सब लोग यही चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद सारे लोग क्या, स्टेबल होना चाहते हैं। तो हर एक एटम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपने अष्टक को या अपने घर को एक तरह का कंप्लीट करना, ठीक है। चलो, तो वहां पे सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कहा गया था कि जितने भी आपके बॉन्ड्स बनते हैं वो ओवरलैपिंग पे बनते हैं। आपके जो अटोमिक ऑर्बिटल्स है, अटोमिक ऑर्बिटल तुरंत अपने माइंड पे सोचिए कि वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, इन सब का शेप आपके दिमाग में बनना चाहिए। दिमाग नहीं बने, देखो बच्चों, हमको केमिस्ट्री रटना नहीं है कि चलो रट के पास हो जाए। रट के केमिस्ट्री कोई भी पास नहीं हो सकता। हम उसको लिख के दे सकते हैं। आप अभी रट रहे हैं, एग्जाम टाइम में पूरा भूल जाएंगे, पूरा ब्लैंक हो जाएगा सब कुछ। एग्जाम पेपर जब आपके पास आएगा ना, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं करना, हमको हर एक पॉइंट समझना है। तो जब भी मैं एटॉमिक ऑर्बिटल आपको बोल रही हूँ तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो आपका क्या है, ऑर्बिटल कौन कौन सा है, S, P, D, F। एफ का तो कोई भी शेप मैं आपको नहीं पढ़ाई, उसका कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप होता है, और उसके बाद डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल होता है। क्लियर है। अब उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि पाउलिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा जो भी बंध या जो भी बॉन्ड बनता है वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है।
ओवरलैपिंग का मतलब अति व्यापन, ठीक है। अति व्यापन का मतलब दो लोगों का आपस में मिलना, अति व्यापन। तो ओवरलैपिंग से मिलता है, ठीक है, बात तो सही है और कुछ हद तक ये बात सही भी थी। लेकिन जब दूसरा कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, संकरण का, तो वहां पे ये बातें क्लियर हो गई कि अति व्यापन तो होता है, लेकिन उसके बाद एक नया ऑर्बिटल बनता है, दो ऑर्बिटल मिलेंगे, उससे एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो भी नया आएगा उसका कुछ ना कुछ तो नाम देंगे। आप अपने घर पे जब पैदा हुए होंगे, बॉर्न किए होंगे, बर्थ आपका बॉर्न हुआ होगा, तो वहां पे क्या होगा, आपका नए नए आप घर में मेहमान आया तो सब उसका नाम, वो नामकरण तो करते हैं ना, इसका नाम अंजलि होगा, इसका नाम क्या राहुल होगा, कुछ भी नाम, ठीक है। चलो, तो वहां पे ये सारी चीजें कंप्लीट हो गए थे, अच्छे से उन सब का नोट्स बनाइए, बार बार उसको रिवाइज करिए, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप, मैं तो समझ रही हूँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें हम लोग को दिक्कत आती है, डाउट्स आते हैं, तो अगर आप उसी अपने नोट्स को एक बार बढ़िया से मेरे कहने पर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो वो डाउट क्लियर हो जाता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा, मैं भी जब पढ़ती थी ना, बहुत सारे डाउट्स आते थे, तो मेरा क्या था, मैं रिवाइज नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं रिवाइज बिल्कुल नहीं करती थी, मुझे बहुत आलस आता था, कौन जाएगा रिवाइज करने, पता है हम सब पढ़ लिए, मुझे नहीं आ रहा है। जब मैं एक दो बार रिवाइज की ना, मुझे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। चलो, तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो कुछ अपनी बातों को कही, हाइब्रिडाइजेशन भी अपनी बातों को कही, और मैं लेक्चर नंबर 2 के पार्ट बी में ये पढ़ाई हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना, कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका ट्रिक, सुपर ट्रिक मैं बताई, वो ट्रिक को बढ़िया से आप कर लो, वो आपको एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, सब जगह हेल्प करेगा, ठीक। चलो, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेंट्स रूल। कॉन्सेप्ट का मतलब किसी चीज की अवधारणा, ठीक है। बेंट्स रूल, बेंट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया। क्या रूल दिया हम लोग आगे देखेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या गया, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है बच्चों, वैलेंस शेल का मतलब होता है कि आपके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, याद आ रहा है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आपका कोई भी एटम, कोई भी परमाणु, उसके बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिएगा। जो भी आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करेंगे, उसके और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, मतलब युग में होंगे, जोड़े में होंगे, उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण होता है अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से नफरत करना, ठीक है, तो रिपल्शन होगा, झगड़ा होगा। और इसी चीज को हम लोग एक थ्योरी में पढ़ेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये सारी चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले। बहुत मजेदार ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी आपको डाउट्स नहीं आ रहे तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिससे आपको डाउट्स आएंगे, ठीक है। मैं ही क्वेश्चन दूंगी, मैं ही आपको आंसर ही बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले, सॉरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वीसीपीआर थ्योरी को पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक जानना होगा जिसका नाम है बेंट्स रूल। अब इसको हम लोग पहले इसलिए पढ़ते हैं ना बच्चों, उसके लिए एक रीजन है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आपको बताना है PCl5 का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। हिंदी हिंदी में भी आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, इसका संकरण बताना है, और ये काम आप लोग खुद से करेंगे। जल्दी जल्दी अपनी कॉपी उठाइए, एक रफ कॉपी भी अपने साथ रख लो, क्योंकि आपके नोट्स कहीं गंदे न हो जाए, कहीं गलत उलत हो जाए, तो इसलिए एक रफ कॉपी ले लो और अपना एक जो भी अपना फेयर कॉपी रहता है उसको ले लो, साथ में नोट्स भी बनाते रहो, करते भी रहो। इस समय आपके लेक्चर का टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अपने आसपास है, गेट वेट बंद कर लो अच्छे से, एक ही लेक्चर पढ़ना है। हाँ, हम समझ रहे बहुत सारे लेक्चर पढ़ना है, तो अल्टरनेट करके पढ़ना है, जैसे थोड़ा सा गैप ले लेना है एक लेक्चर को पढ़ने के बाद, फिर थोड़ा सा, मेरा तो 1 घंटे का होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लो, फिर फिजिक्स का पढ़ना है या बायोलॉजी का पढ़ना, जो भी, ठीक है। पर अपने एक लेक्चर में बीच में उठ के कहीं मत जाना, अपना एक कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना, इमरजेंसी हो तो जा सकते हैं। चलो, PCl5 क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और मुझे पता करना है इसकी ज्योमेट्री यानी इसकी ज्यामिति क्या होती है, इसकी ज्यामिति पूछा है, ज्यामिति क्या होगी। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ और इन दोनों का मुझे आंसर बताइए अच्छे से, ठीक हो गया, खत्म टाइम। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी, क्या नाम था उसका, सुपर ट्रिक, याद आ रहा है। तो इस फॉर्मूला में साफ साफ लिखा था कि आपको नंबर ऑफ
नंबर, नंबर का क्या मतलब होता है बच्चों हिंदी में? संख्या। वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे, ठीक। प्लस उसके पास कितना निगेटिव चार्ज है, माइनस उसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, प्लस और उसके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कितने नंबर में है, कितनी संख्या में है, ठीक। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो आपको पता है फास्फोरस, ठीक। फास्फोरस आपका नाइट्रोजन के ठीक नीचे आता है, तो नाइट्रोजन का जब हम लोग निकालते हैं तो इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो सेम टू सेम इसको इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसके भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, बस सिंपल सा हर एक ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ठीक नीचे उसी का परिवार का एक सदस्य है जिसका नाम है फास्फोरस, ठीक है। चलो, तो इसकी बाहरी कक्षा में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अभी आई थिंक आपको अब तक याद हो गया होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का, पर आप लोग भी कोऑपरेट करिए। ये देखिए, आप लोगों को क्या है बच्चों, मैं एक कड़वा सच बता दूं कि आपको पेपर इंग्लिश में देना है, आगे चल के पूरा ऑल टू ऑल इंग्लिश में पढ़ना है, तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में मैं कह रही हूँ बस से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एक यूनिट के आसपास, और उसके लास्ट तक आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आप इंग्लिश वाले जो भी उसके केमिस्ट्री की जो भी बुक्स होगी रेफरेंस बुक, आप उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसका मीनिंग समझ लेंगे। हर एक सेंटेंस को पढ़ो, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्राई लगेगा। मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दीजिए, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जितना मुझे टाइम लगा था आपको उसका बहुत ज्यादा, उसका हाफ टाइम लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करें, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप इस पर कोचिंग कर रहे हैं बढ़िया सा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, मैं कभी की भी नहीं थी, तो इस वजह से तो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, पर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपको कम से कम टाइम लगेगा, आप पूरा सब जहाँ पे जितने भी प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं आप उनकी बातों को भी अच्छे समझ लेंगे, सबके सारे स्टूडेंट के कंपेयर में आप उनको बीट कर पाएंगे, ठीक है। बस मुझ पर ट्रस्ट रखो, बस सब कुछ हो जाएगा। चलो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगी, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे ये निकालेंगे, आएगा कितना 5। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव? नहीं, छोड़ दो। अब इसके पास क्या है, 5 क्लोरीन है, तो यहाँ पे कर दो +5, 10, 5, यानी Z की वैल्यू आ गई 5। और मैं आपको पिछले क्लास में जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रही थी, संकरण पढ़ा रही थी, तो मैं आपको बताई थी 5 के लिए होता है sp3d, और इसका जो शेप होता है, इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जिन बच्चों का ये वाला आंसर आया है बहुत अच्छा, उनके लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणी द्वि पिरामिडी, ठीक है। चलो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फास्फोरस को बीच में कर दो, और उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 हो गया ना। चलो, अब सब जगह क्या करो, क्लोरीन को ऐड कर दो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर है बात? चलो, ये तो समझ में आ गई, सिंपल सा था। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया आपका ट्राइगोनल, ये वाला शेप कैसा है, ट्राइगोनल। अब ये बाई पिरामिडल, यहां से इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका बाई पिरामिडल आ जाएगा, TBP। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या है, TBP। क्वेश्चन तो आप लोग बोलेंगे कि मैम आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिए। अब देखो, क्वेश्चन यहां से आता है, अगर मैं इसको PCl5 की जगह मैं इसको दूसरे एग्जांपल में कर दूं PCl3F2, अब बताइए इसका क्या होगा। मैं Cl को, 2 Cl को रिप्लेस कर दी, हटा दी, उसके जगह 2 फ्लोरीन को लेकर आ गई, तो आप बोलेंगे कि मैम सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, बात भी सही है, चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, इसका भी वही वैल्यू आएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ज्योमेट्री हमको लग रहा है अलग होगा, ज्योमेट्री भी वही होगा। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पता है बच्चों, कंफ्यूजन कहां पे होगा, जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे। फास्फोरस को आपने बीच में रख दिया,
आपको ये दिक्कत आ गया कि क्लोरीन को कहाँ रखें, क्लोरीन को ऐसे ऐसे काम करते रख देते हैं और फ्लोरीन को दो ठो यहाँ रख देते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम ये देखिए हमारा ज्योमेट्री बन गया, तो मैं बोलूंगी ये गलत है, मैं क्या बोलूंगी ये गलत है। अब आपके दिमाग में डाउट होने लगा, अरे ये कैसे गलत हो सकता है, चलो अब दूसरा बना के चेक कर लेते हैं, एक और बनाते हैं। अब एक काम करते हैं ना, दोनों फ्लोरीन को यहाँ रख देते हैं और 3 क्लोरीन को यहाँ रख देते हैं। आप लोग बोले कि ये लीजिए मैम बना दिया, अब तो पक्का सही होगा, ये भी गलत है क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेंड्स रूल। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेंड्स रूल। अगर आपके पास इस तरीके का है, अगर आपके पास पूरा मतलब ये टीबीपी स्ट्रक्चर है, टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिड है, उसमें आपके पास सारे के सारे सेम एलिमेंट है। फास्फोरस के चारों तरफ पाए जाने वाले एलिमेंट या एटम वो सारे के सारे क्या है, सेम है। एटम यानी परमाणु सेम है, सारे सारे क्लोरीन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2 क्लोरीन को हटाकर, अब PCl5 था ना, PCl5, यहां से हम लोग ने क्या किया, 2 क्लोरीन को माइनस कर दिया, ठीक। और उसके पास अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 फ्लोरीन को हम लोग ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, PCl3, 2 क्लोरीन बाहर आ गए और 2 फ्लोरीन अंदर आ गए। क्लियर है। तो इसमें हमको दिक्कत ये हो रहा है कि मैम फ्लोरीन और क्लोरीन को अटैच कहाँ करें, मतलब किस पोजीशन पे रखे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। तो देखो इसके लिए पढ़ते हैं बेंड्स रूल। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तब बताऊंगा जब मैं बेंड्स रूल को पढ़ा लूंगी। चलिए आते हैं अपने अपने टॉपिक पे। देखिए अब इस टॉपिक में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। बेंड्स एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक नियम दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेकर। देखिए क्या होता है, इन एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी अणु में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या होता है आपको पता है ना, एक एटम जो रहेगा जो सबके सेंटर पे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, फास्फोरस आपका क्या है, सेंट्रल एटम। क्या है ये, सेंट्रल एटम। आपको इसको पहचानने बहुत अच्छा तरीका, बहुत इजी तरीका ये है कि उसकी संख्या 1 होगी। इसकी संख्या 1 है, बाकी 5 क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो आपका सेंट्रल एटम तो होगा नहीं, ये सबसे बीच में पाया जा रहा है। ठीक, चलो क्लोरीन, हाँ सेंट्रल एटम डिफरेंट, सॉरी डायरेक्ट इज S% कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। अब ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। चलो अभी आगे देखते हैं। टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट एंड P कैरेक्टर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। वो नहीं समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ पे देखते हैं। बोला है अब आपको बताना है S कैरेक्टर P कैरेक्टर। ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आपको निकालना है S कैरेक्टर P कैरेक्टर। चलिए पहले इन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको पढ़ाई थी कि जितना सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट कर लो। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है 1, यहाँ कितना है 1 और एक पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा कितना है 1 और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक, चलो अब समझे। चलो यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे भी एक सिग्मा। अच्छा ध्यान दो, इसका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एक सिग्मा नहीं है, और भी बॉन्ड को बना लेते हैं ना। यहाँ पे कितने वो सिग्मा है, ध्यान ध्यान से ये देखो, एक सिग्मा और भी बॉन्ड को बना लेते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो अब सही है, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4। इस कार्बन को चेक करो तो 4 सिग्मा आ रहा है। ठीक, अभी बस इस कार्बन को चेक करो, किसी एक कार्बन को चेक करो, बगल वाला भी तो सेम ही होगा। 3 सिग्मा, यहाँ पे कितना होगा 2 सिग्मा। क्लियर है। और जब 4 सिग्मा यानी ये क्या है, Z के बराबर है, Z की वैल्यू 4 होती है तो क्या आता है sp3, ये क्या आता है sp2, ये क्या आता है sp। आपको पता चल रहा है ना, आपने 11th-12th में जैसे पढ़ा ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ग्रेजुएशन में थोड़ा हम लोग डिटेल में चलते हैं। चलो sp3। अब यहाँ पे अगर एक काम करो, इस सब को 100 के बराबर मान लेते हैं, इन सबको क्या मान लेते हैं 100 के बराबर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक S है और आपके पास 3 P है। ठीक, तो अब इन दोनों को इस तरीके से कुछ अटैच करो, एक S है और आपके पास 3 P है, इन सबको कुछ ऐसा जोड़ो कि ये 100 के बराबर आ जाए।
तो आप ये बोलेंगे कि मैम इसको ऐड करेंगे तो 75% तो आएगा ही, और इसको ऐड करेंगे तो 25%, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यानी आपका P कैरेक्टर कितना 75 और S कैरेक्टर कितना 25। तो हम लोग बात करें sp3 में, sp3 में आपका S कैरेक्टर कितना है 25%। चलो इसी तरीके से sp2 में बताओ, sp2 में कितना आएगा, चलो फिर से करते हैं। sp2 में इसको मान लो 100 के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे S है प्लस P, तो क्या करें, सबको 33 ऐसे कर दे, वो कर ले, तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो सबका कितना आएगा 33.33%, 33.33%, 33.33%, सबका सेम आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, एस कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना आ गया 33.3%। इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे, इसको 100 मान लो, तो 100 मान लो, बस एक एस है और एक पी है, तो ये भी 50% और ये भी आपका क्या होगा 50%। अब आप लोग कहेंगे कि मैम हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया एस कैरेक्टर 50%, यहाँ पे आ गया एस कैरेक्टर 33.33%। बताओ एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, एस कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे एस कैरेक्टर 50% है, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे 33.33, और जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां एस कैरेक्टर सबसे कम। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर हो गया? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी, अभी आगे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक नोट बच्चे, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? चल अब यहाँ पे क्या रहा है, पी कैरेक्टर। अच्छा बात बताओ, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग एक और बात भी बोल सकते हैं, अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो पी कैरेक्टर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आपका क्या होगा, पी कैरेक्टर घटेगा, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो पी कैरेक्टर घट रहा है ना। चलो पी कैरेक्टर घट रहा है तो पी कैरेक्टर यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें तो हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और क्या बोलते हैं पूरा ये वाला पूरा हेलोजन ग्रुप ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो वहां पे कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, और जितने मेटल्स हैं उनको ले लो, क्योंकि वो सारे के सारे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब, कहने का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, मतलब किसी को देने का काम करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, किसी से छीन लेंगे, एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ये बताना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव को छोड़ दो, अगर आपका एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने का पावर बढ़ जाता है। ठीक, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। अगर आपका क्या होगा, पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, अगर आपका पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो आप समझ जाइए इलेक्ट्रॉन लेने का पावर बढ़ गया। ठीक, चलो बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा या इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह? तो आंसर आपका आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं बात? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। और ये वाला जिसमें एस कैरेक्टर बहुत कम है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह। क्लियर है ना? चलो आगे चले। ये बात पहले पॉइंट से तो क्लियर हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी अणु में आपका जो एस कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है, और जो पी कैरेक्टर होता है वो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह व्यवहार करता है। अगला पॉइंट, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो भी अब आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, यानी ऐसा, ठीक, यहाँ पे क्या मान लो कोई है, अगर ऐसा ज्योमेट्री है तो उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट लाई ऑन द, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा मतलब जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो आपका लाई करेगा इक्वेटोरियल। अब ये इक्वेटोरियल क्या है मैं अभी बताती हूँ। और जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, उसको कहाँ पे हम लोग रखेंगे, एक्सियल में। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
कहाँ गया हम लोग का क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। तो यही वाला था ना क्वेश्चन का आंसर, जो हम लोग को आंसर नहीं मिल रहा था। आइए इसको देखते हैं। साफ साफ बेंड्स रूल में कहा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम लोग कहां पर रखेंगे, एक्सियल। एक्सियल अब क्या होता है इसमें, ये देख लो, ये जो 3 बॉन्ड आपको ये दिख रहे हैं, ये आपके कैसे हैं, इक्वेटोरियल। क्या होते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक, अभी इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद आ रहा है, इक्वेटोरियल है। और जो आपके ये है दो आपके ये वाले बॉन्ड वाले हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सियल। क्या बोलेंगे, अक्षीय। अक्षीय या एक्सियल बोलते हैं। उसका मुझे याद नहीं आ रहा है बच्चों, उसके लिए सॉरी। मैं इसको बाद में इसका हिंदी हिंदी लिख दूंगी, ठीक है। तो इसका क्या है, अभी ये समझ जाओ ना, ये इक्वेटोरियल पे है, मतलब आपके फास्फोरस आपका बीच में है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, ठीक है। वो सारे के सारे क्या है, इक्वेटोरियल पे है। एक आपका जो ऊपर है वो एक्सियल है, मतलब ये वाला क्लोरीन, और एक आपका नीचे वो भी एक्सियल है, वो भी मतलब अक्ष पे, अक्षीय पे है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल वाला। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि इक्वेटोरियल पे वो रहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अच्छा बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में, अब क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन सा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या विद्युत ऋणात्मकता का, विद्युत ऋणात्मकता पता है ना, उसी का क्या है, सिंबल है। तो आपको पता है फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से। अरे पूरे हैलोजन में फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा है ना, ये याद कर लो। फोन, जैसे आप फोन चलाते हैं ना, यही फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इस स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कि आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव को एटम को कहां पर रखेंगे, एक्सियल पे। आ गया क्वेश्चन का आंसर, आ गया। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को आपको एक्सियल पे रखना है, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव से थोड़ा सा कम है उसको आप इक्वेटोरियल पे भेज दो। ठीक, जैसे मान लीजिए कभी कभी घर में जो शरारती बच्चे नहीं होते, तो हम लोग कहते हैं ना, सारे बच्चे एक साइड बैठेंगे, तुम अलग बैठोगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शरारती करते हो, लड़ाई करते हो, तो सारे बच्चों को डिस्टर्ब करोगे। तो इसी तरीके से जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, उसको हम लोग एक्सियल पे रखेंगे, यानी ऊपर वाले पे, यहाँ वाले पे। क्लियर है बात। चल अब आते हैं, हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फास्फोरस, इसके पास 5 बॉन्ड है। चलो बताओ, क्लोरीन को कहां रखेंगे, क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन को कहां रखेंगे, फ्लोरीन को हम लोग रखेंगे एक्सियल पे, यहाँ। और आपको क्लोरीन को कहां रखना है, चलो इसी को ले लो, क्लोरीन को कहां है। अब क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन से थोड़ा सा कम है, यानी कम है मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो मतलब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को कहां रखते हैं, इक्वेटोरियल पे, तो ये इक्वेटोरियल है, और ये आपका एक्सियल है शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है बात। तो क्लोरीन को यहां उठाकर रख दो। अब ये आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही है। अगर आपका ये स्ट्रक्चर आपने बनाया है, हालांकि आपको पता नहीं होगा, अगर अब पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि आपको फ्लोरीन को कहीं पर भी नहीं रखना है उठाकर, आपको वहां पे रखना है। एक्सियल वाला बोलता है भाई मुझे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दे दो, और उससे जो कम वाला है उसको इक्वेटोरियल पे भेज दो, बस मुझे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बहुत अच्छा लगता है, मैं वही लूंगा। तो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को रख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होता है, लोन पेयर आ जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन का आंसर। मतलब आपको जो आप ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे थे कि कहीं पर भी उठाकर कहीं पर भी रख दो, मतलब आप क्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन कहीं पर भी ऐसे नहीं रख सकते। फ्लोरीन को हमेशा कहाँ रखेंगे, एक्सियल पे, और उससे जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको इक्वेटोरियल पर डाल दो। यही आपका क्या होता है, बेंड्स रूल होता है। क्लियर है, बेंड्स रूल समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो अच्छा एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को एक्सियल पे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को इक्वेटोरियल पे, यही आपका क्या है, बेंड्स रूल। आगे चले, एक ऑर्डर होता है, ध्यान दो। मान लो अगर आपके क्वेश्चन में आ गया लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, सब है, तो क्या करेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ये क्या बताता है, ये आपका बताता है एस कैरेक्टर।
अब इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये एस कैरेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक, बढ़ता हुआ क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम तो इसमें, और हम लोग ऐसा देखे भी थे कि ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा था, ये चीज तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, क्योंकि इसमें 50% था। चलो इस बात का ध्यान देना। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे मेरा काम बन जाए। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो बच्चों, बेंड्स रूल से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और जब भी मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी यूनिट वाला, तो मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तब आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक्सी एक्सी F4, क्या हम लोग ये लेंगे, एक्सी F4, ठीक। एक्सी का मतलब ये क्या है, जेनॉन, क्या है इसका नाम, जेनॉन, और ये आपका पाया जाता है किसमें, नोबल गैस वाले में, ये क्या नहीं इसमें, ये आपका जेनॉन है। तो एक बात बता दो, मुझे क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बता दे, जो नोबल गैस होता है, जो क्या होता है, नोबल गैस, अक्री गैसेस का नाम है, इसका नाम क्या है, अक्री गैस, ठीक। तो जो ये नोबल गैसेस होते हैं बच्चों ना, इसका पूरा ऑर्बिटल भरा होता है, क्या भरा होता है, पूरा ऑर्बिटल भरा होता है। पूरा ऑर्बिटल भरा है तो जाहिर सी बात है, मतलब इसके बाहरी कक्षा में या इसके आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पूरा इलेक्ट्रॉन होगा 8 का 8। तो बस इसमें क्या करना है, इसके बाहरी कक्षा में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। बस मुझे इसी क्वेश्चन का तो आंसर चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालने हैं। चलो जेड की वैल्यू निकालें। हाँ, अब फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखूंगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, कितना है, 8। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। इसके पास फ्लोरीन कितना है, 4 या 4। इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू कितना आएगा, 6। अरे इन दोनों को ऐड करो, 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह sp3d2 बनेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करें, sp3d2। अब ये बच्चों एक और आपके पास मैं ट्रिक बता दे रही हूँ लोन पेयर निकालने का। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लोन पेयर वो निकालना है, उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। लोन पेयर को निकालने के लिए, लोन पेयर क्या होता है पता है ना, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। मैं बार बार इसको बता रही हूँ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐसा आपको इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए जो आपका बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ये देखो इसके पास है, और ये इसका p ऑर्बिटल, NH3, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, मतलब ये तीनों आपके क्या, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, पर बॉन्ड कितने बनाए हैं, 3। अभी भी एक युग्म वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको कहते हैं लोन पेयर, वो बचा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, लोन पेयर, ठीक है। तो इसको उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। यही समझ में आ गया, ये चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अरे भाई, क्लियर है ना बात। चलो, लोन पेयर वही होता है कि अगर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई बचा हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाए लेकिन पेयर में होना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे, लोन पेयर। अब वो लोन पेयर कैसे लेंगे, ये निकालते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, Z माइनस सराउंडिंग एटम। बहुत अच्छा ये ट्रिक है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सराउंडिंग एटम का मतलब चारों तरफ पाए जाने वाले एटम या परमाणु। चलो बताओ, जेनॉन के चारों तरफ कितने एटम है, 4। अरे जेनॉन को कितने घेरे हैं, 4 फ्लोरीन घेरा है ना। चलो Z की वैल्यू कितनी है, 6, और इसको कितने घेरे हैं, 4। इसके पास 2 लोन पेयर है, मुझे पता चल गया, मुझे निकालना भी नहीं पड़ा। अब 1 घंटा 1s2 2s2 करके देखो, एक तो इसका जेनॉन का बहुत ज्यादा अटोमिक नंबर भी अगर आपको याद ना हो जेनॉन को, तब क्या करेंगे, तो इसीलिए क्या करना, कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे Z का वैल्यू चाहिए, मुझे पता चल गया 6 है, यानी जेनॉन के पास लोन पेयर है और क्या है,
उसके बाहरी कक्षा, अच्छा चलो पहले इसको छोड़ दो। इसका जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल, यानी जेनॉन इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये दिक्कत है, अब आप लोग को लग रहा है कि मैम अब फिर ये दिक्कत आ गया, फ्लोरीन को रखे तो रखे कहाँ। अब देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल है ही नहीं, अब इसमें क्या करें, तो ध्यान दो, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, उस थ्योरी में कहा गया है। अब देखो इसीलिए इस थ्योरी को पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, फ्लोरीन को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इसके पास 2 लोन पेयर क्या बचा है ना, इसके पास क्या बचा है, 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर को यहां रख दो, एक लोन पेयर को यहां रख दो, हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो ध्यान दो, लोन पेयर क्या है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक्सियल पोजीशन पे ही आपका जो एस कैरेक्टर, ये देखो, पर यहाँ पे तो एक्सियल पोजीशन तो है नहीं, तो लोन पेयर को आपको थोड़ा सा दूर दूर रखना है। इसको दूर दूर रखने का रीजन क्या है, ये लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन वो क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, 180 डिग्री का क्या है, एंगल है, तो मतलब एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, तो इस वजह से ये है। पर इसको पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब आते हैं आगे, तो बेंड्स रूल का हम लोग ये एग्जांपल पढ़ लिए, वो बेंड्स रूल का, आइए टीबीपी में एक और एग्जांपल देखते हैं। टीबीपी में एग्जांपल, ये देखते हैं एग्जांपल में, तो Z इक्वल टू हाफ, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ये आयोडीन है, और इसके ऊपर एक क्या है, निगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, एक निगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर दो, प्लस 2 आयोडीन है, तो कितना हो गया, 10 5, यानी इसका आ गया sp3d। चलो, यानी क्लोरीन को बीच में रखेंगे, चलो अब फिर से मामला फंस गया, आयोडीन को कहाँ रखे, तो बस आप समझ जाओ आयोडीन क्या है। पहली बात तो ये समझ जाओ कि इसके पास कितना लोन पेयर है, तो वो निकाल लेते हैं। तो लोन पेयर को निकालने के लिए क्या करेंगे, लोन पेयर, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में आपका जो मैं एस कैरेक्टर आपको बताई हूँ ऑर्डर, कहाँ गया भाई, एस कैरेक्टर का ऑर्डर, तो उसमें देखो लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर वाला हमको एक एग्जांपल सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो, तो लोन पेयर निकालने के लिए Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो क्लोरीन के चारों तरफ कितने एटम है, 2 आयोडीन है, तो Z की वैल्यू आ गई 5, 2 इक्वल टू 3, मतलब इसके पास 3 लोन पेयर है। अब बताओ इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कहाँ रखे, तो इस रूल में, बेंड्स रूल में कहा गया है लोन पेयर यानी एस कैरेक्टर ज्यादा, ऐसे देख लो, लोन पेयर यानी एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में होता है, उससे थोड़ा सा कम लोन पेयर है, मतलब इसमें एस कैरेक्टर तो ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे मतलब आपका इक्वेटोरियल ये है, ये है, ये है, और ये आपका एक्सियल है, मतलब आपको लोन पेयर को कहाँ रखना है, आपको लोन पेयर को, तीनों लोन पेयर को यहां रखेंगे, और आपको आयोडीन को यहां रखना है, क्योंकि आयोडीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्योंकि वो फ्लोरीन के हैलोजन वाले ग्रुप का ही है ना, तो हैलोजन वाले ग्रुप का जो फ्लोरीन के, ठीक है, फ्लोरीन जैसा करेगा वैसा उसके सदस्य करेंगे, तो यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ये। अब ये देखो, ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, पर इसके शेप की बात हम लोग अभी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में करेंगे। चलो, यहाँ से आपका आ गया बेंड्स रूल का 2 एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप उसको बुक से भी सॉल्व कर सकते, वरना मैं आपको असाइनमेंट बनाकर एक दे दूंगी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, बेंड्स रूल का बहुत सारे एग्जाम्पल रहेगा, वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना और अच्छे से उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया, लोन पेयर कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है, लोन पेयर के वो कैसे निकालते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला को क्या करना, नोट कर लेना, ठीक।
अब यहाँ पे Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। बेंड्स रूल भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये बेंड्स रूल का क्या था, एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन बेंड्स रूल तो हम लोग पढ़े, उसका एप्लीकेशन ये है कि आपके पास टीबीपी वाला अगर ज्योमेट्री आ जाए तो उसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे रखना है, उससे जो कम रहेगा उसको कहाँ पे रख दो, इक्वेटोरियल पे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो बात ये है ना, ये सब तो ठीक है। अब ये वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। अब बताओ, इसका होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे तो उसमें साफ साफ लिखा है 6, अगर z की वैल्यू 6 आ गई तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए और इसका अष्टफलकी यानी अष्टफलकी सिमेट्री होना चाहिए और शेप वगैरह वैसे होना चाहिए। पर एक बात बताओ, इसकी एंगल की बात करें ना तो ये प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, या इससे थोड़ा सा। इन सबको देखो, इन सबके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, 90 डिग्री से थोड़ा सा क्या है, कम है। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, जब साफ साफ हाइब्रिडाइजेशन में कहा गया है कि 6 के लिए sp3d2 होना चाहिए, अष्टफलकी होना चाहिए, तो ये एंगल कम कैसे हो रहा है? एंगल तो 90 ही होना चाहिए। एंगल कम इसलिए हुआ बच्चों, ये लोन पेयर आने की वजह से। लोन पेयर एक तरह का झमेला है, ठीक है। इतने सब शरारती हैं कि वो सब यहाँ पे प्रेजेंट रहते और आसपास को दबा देंगे। इतने सब, जैसे वो बोल लो कि कोई भी मोटा इंसान, तो कोई भी हैवी इंसान रहेगा तो आज को किसी के ऊपर बैठ ही जाए तो उसकी तो जान ही चली जाए। तो यहाँ पे इस तरह का समझ लो, ये थोड़ा सा हैवी इंसान है, इसको पर्सनल वे में बिल्कुल मत लेके लेना, हैवी इंसान है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, अगर ये यहाँ पे है तो ये इतना ज्यादा रिपल्शन करेगा, इतना ज्यादा झगड़ा करेगा इन सब से, फ्लोरीन वाले एटम से। तो क्या करेगा ना, इन सबको थोड़ा सा झुका देगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देगा। अगर ये सब ऐसे है तो थोड़ा सा बेंड हो गया, तो बताओ बॉन्ड एंगल तो कम हो गया ना। पहले बॉन्ड एंगल इतना था, अब तो वो बॉन्ड एंगल कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 90 का होना चाहिए था, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो क्या हम लोग इसको परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, एकदम परफेक्ट अष्टफलकी संरचना है? तो ये बात तो है, तो ये गलत है। तो इसी चीज को सिद्ध करने के लिए आए विसिपियार थ्योरी। हम लोग इसको पढ़ते हैं विसिपियार थ्योरी में कि क्या होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। संयोजकता शेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन युग्म को ही कहा गया है लोन पेयर। अगर आपके पास लोन पेयर आ गया तब वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना, उसके पास दो है और बगल में भी बॉन्ड बना है। तो जो बॉन्ड बना है वो भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन के साथ वो मिलकर क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसी बात पे तो क्या हुआ ना, तो उन्होंने एक थ्योरी बना दी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम एक थ्योरी बनाते हैं, हम एक रूल बना देते हैं कि लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर में अब देखो, इस थ्योरी में क्या दिया गया है, साफ साफ इस थ्योरी में साफ साफ बोला गया है कि आपका जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है, यानी दो लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। किससे? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर क्या है, अब ये समझ जाओ। कोई ए है, बी है, इसके पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। तो बात तो समझ में आ गया, लोन पेयर मतलब इन दोनों की बात कर रहा है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या? बॉन्ड पेयर का मतलब ये भी तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो इन दोनों के तो बीच में भी तो रिपल्शन होगा। लेकिन कहा गया है वैलेंस बॉन्ड मतलब विसिपियार थ्योरी में साफ साफ बोला गया कि जितना इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा उतना इसमें नहीं होगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसमें। ठीक है, चलो। और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो सबसे कम होगा। मान लो कोई ए है, इस तरीके से बॉन्ड बनाया है, ठीक, बी के साथ। मान लो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सब भी तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ही तो बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सहसंयोजक बंध बना है। तो एक बात बताओ, क्या इन सब के बीच में रिपल्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन बहुत कम। मान लो कि 2-3 के आसपास, 2-3 के आसपास। या लेकिन अगर किसी के पास लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, इन सब के 5 से लेकर
6 के आसपास। लेकिन लोन पेयर के बीच में 8 से लेकर 9 तक ज्यादा हो रहा है। मतलब झगड़ा कहाँ ज्यादा होगा, जहां पे झगड़ालू लोग ज्यादा होंगे। दो झगड़ालू ये लोग मतलब ये भी झगड़ा करता है, ये भी झगड़ा करता है, तो झगड़ा होने का चांसेस ज्यादा है। एक झगड़ा करता है, एक थोड़ा शांत रहता है, तो झगड़ा करने का चांस वहां पर भी पर थोड़ा सा कम है। अगर एक कुछ बोलेगा तो दूसरा तो शांत रहेगा, दोनों शांत बैठे हैं, झगड़ा होगा ही नहीं। तो रिपल्शन यहाँ पे होता है पर बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू दिस, इन कंपैरिजन टू दिस। क्लियर है बात? इस फॉर्मूले को मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना बात? यही बात पूरे थ्योरी में कहा गया है बस, और कुछ नहीं है। कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें वो हम लोग पढ़े, वो पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब वही वीसीपीआर थ्योरी को कहा गया है, एब्रीवेट एज वीसीपीआर थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में वीसीपीआर थ्योरी बोलते हैं। इज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट देयर इज रिपल्शन। ये किस थ्योरी पर बेस्ड है? वो बेस्ड है रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण के ऊपर। ये प्रतिकर्षण के ऊपर ही ये थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। बिटवीन द पेयर्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम, एटम्स के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, उसमें एंड द एटम विल ऑलवेज टेंड टू अरेंज देमसेल्फ। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको इस तरीके से बैठा दूं, इसी में आपके पास एक सीट है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझना। ये सीट है सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के लिए, मैं इसमें 5 लोगों को बैठा दूं, क्या आप बैठ पाएंगे? स्टेबिलिटी आपके अंदर रहेगी? आप इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे। तो आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई एक एंगल ढूंढेंगे ना, अरे हम ऐसे बैठ जाए तब सही रहेगा, ऐसे बैठ जाए सही रहेगा। इस चीज को इमेजिन करो तो ऐसा होगा ना, होगा कि नहीं? तो इसी तरह अगर मैं इसमें 5 लोगों को बैठा दूं तो सारे लोग भी अगर एक एंगल पे हो जाए ना तो सब 5 लोग भी बैठ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ अब इसमें 100 लोगों को बैठा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से कहा गया है कि जो हमारे एटम्स होते हैं अगर उनके अंदर प्रतिकर्षण होता है ना तो वो अपने बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं। यानी बॉन्ड एंगल कुछ इस तरीके से है, नहीं मिल रहा, चलो अच्छा ऐसे देख लो। ये मान लो कि कोई 2 बॉन्ड एंगल है, ठीक है, बॉन्ड एंगल है, आराम से बैठा हुआ था, एक लोन पेयर भी वो बीच में आ गया। ये क्या कर रहा है ना, इन दोनों को रिपल्शन कर रहा है। तो ये रिपल्शन कर रहा है तो जैसे बॉन्ड एंगल पूरा फैला हुआ था ऐसे, ठीक, मेरा हाथ टूट जाएगा, ऐसे फैला हुआ था, ये लोन पेयर यहाँ आ गया, तो इस वजह से इन दोनों में इतना झगड़ा होने लगा। तो बोलेगा कहीं पर भी झगड़ा होता है तो आप सोचते हैं उस इंसान से हम दूर चले जाए, तो ये क्या करेगा ना, इसको और धक्का देकर नीचे करेगा। तो पहले बॉन्ड एंगल इतना था, अब थोड़ा सा नीचे हो गया। तो एक बात बताओ, बीच का बॉन्ड एंगल तो कम हो गया ना, समझो मेरी बात, अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक। मान लो इस तरीके से है, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, बहुत आराम से सब बैठे थे, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। मान लो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का देकर जो बॉन्ड आपका कुछ ऐसे था वो फैला हुआ वो थोड़ा सा कम हो गया, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया इस लोन पेयर के वजह से। तो यही बात बोल रहा है कि एटम अपने आप को प्रतिकर्षण कम से कम हो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करता है। वो एडजस्ट किससे करेगा? बॉन्ड एंगल से करेगा, ठीक है। तो रिपल्शन एंड द वे ऑलवेज टेंड्स टू अरेंज, अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करता है खुद, देमसेल्फ का मतलब खुद से ही, इन मैनर इन विच दिस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज्ड। बोल रहा है ऐसे पोजीशन पे अपने आप को बैलेंस करेगा जहां पे उसको कम से कम झगड़ा होने का चांस हो, कम से कम। जैसे क्या होता है घर में अगर दो लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है तो मम्मी पापा बोलते हैं तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, बहुत ज्यादा झगड़ा करोगे, तो कोशिश करते ना कि तो वो एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे तो झगड़ा कम से कम हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बात पे बोला है कि एटम विल ऑलवेज टेंस टू, हमें जो एटम होता है हमेशा कोशिश करता है, अरेंज करने की कोशिश करता है खुद से ही, इन ए मैनर और के इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो भी रिपल्शन है, जो भी प्रतिकर्षण है वो कम से कम मिनिमाइज्ड कम से कम हो, ठीक है। दिस अरेंजमेंट, इस प्रकार के अरेंजमेंट को डिटरमाइन द ज्योमेट्री, हम लोग बोले थे कि ज्योमेट्री इतनी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे कहा कि 9 बजे सबको ट्रिप पे निकलना है, 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा सुलझाने में टाइम तो चला गया। तो इसी तरीके से ज्योमेट्री हम लोग का जो अपने आप जो ज्योमेट्री आनी चाहिए थी, यानी फॉर एग्जांपल इसमें जो ज्योमेट्री इसकी आनी थी, मतलब मान के चलो इसका थीटा आना चाहिए था 120, मान के चलो, हालांकि ऐसा आता नहीं है, पर इन दोनों की वजह से ये दोनों इतना झगड़ा किए हैं, इन सबको धक्का देकर कम कर दिए, तो इसका 120 डिग्री एंगल से थोड़ा
कम हो गया। ठीक, ज्यादा लग रहा है? हाँ, थोड़ा मान लो कि कम हो गया, जैसे मान के चलो 110 हो गया। अब क्या बताओ, क्या ये ज्योमेट्री सही है? क्या इसकी संरचना सही है? मतलब ज्योमेट्री पहले जैसा था अब वैसा रहेगा? नहीं, अब अपने आप को डिस्टर्ब कर गया, उसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब कर जाती है। इसी चीज को बोलते हैं क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ध्यान से देखो, ये आपका शेप कैसा है? लीनियर, यानी आपका z की वैल्यू कितना होना चाहिए? z की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे कट गया क्या? यहाँ पे ये आपका z की वैल्यू बता रहा है, ये आपका ज्योमेट्री बता रहा है, यानी संरचना। ठीक, और ये आपका बता रहा है बॉन्ड पेयर कि कितना बॉन्ड पेयर है। ठीक, चलिए आगे। z की वैल्यू अगर 2 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको पढ़ाई हूँ कि उसमें क्या शेप होता है? लीनियर होता है, रेखीय होता है। उन सब के बीच का एंगल कितना होता है? 180। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? 180। क्लियर है बात? चलो अब एक काम करते हैं, अगर sp यानी 3 अगर आ गया z की वैल्यू तो वहां पे हो गया sp2, तो इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इन सब के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये सारे आपको शेप्स दिए गए हैं। अब मान लो कि अब ये देख लो, इसका एक और एग्जांपल है। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको सॉल्व करके बताती हूँ, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल खुद खुद ब खुद आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट, इसका जो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट बी आएगा उसको भी जरूर देखिएगा। अभी हम मुझे ऐसा लगता है एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे पहले ये देखो, H2O का देखते हैं। ठीक, H2O, H2O, चलो इसका निकालो Z की वैल्यू। हाफ, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम है, यानी उसके बाहर एक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैलकुलेट कर लेना, मैं बार बार कैलकुलेट, अब आप खुद से भी कुछ ट्राई करो। खुद मेहनत नहीं करोगे तो बच्चों जितना भी मैं पढ़ा दूं नहीं आने वाला है। खुद से ट्राई करो, रफ कॉपी लो, जल्दी से ट्राई करके यहाँ पे देखो, और वरना वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलो उसके बाद ये देखो कि क्या इसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। हाइड्रोजन कितना है? 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, यानी इसका आ गया sp3। sp3 का जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रन। कैसा होता है? टेट्राहेड्रन। चलो, यानी और एक काम करते हैं ना, लोन पेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऐसे हमको आइडिया तो रहे कितना लोन पेयर है। लोन पेयर बराबर होता है z माइनस सराउंडिंग एटम। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने एटम है? 2। तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। चलो हमको पता चल गया लोन पेयर भी कितना है। ऑक्सीजन को बीच में रखो ऐसे, और लोन पेयर तो हम लोग क्या कैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? ऐसे, आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे करता है। तो 2 हाइड्रोजन को तो यहाँ रख दो, और आपको पता है कि लोन पेयर ही है तो लोन पेयर को यहाँ रख दो। क्या ये इसका जो एंगल, ये सुनो, ज्योमेट्री में कहा गया है कि टेट्राहेड्रल का जो एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट आता है। पर ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटल, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर ये अपने आप को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी क्या रिपल्शन ज्यादा होता है, इसको धक्का देंगे, जिस वजह से ये एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये अपने आप को चेंज करके कुछ इस तरीके से ये बना लेगा, जहां पे अब ये हर एक एटम सोचेगा ना कि हम एक एंगल पे स्टेबल हो जाए, तो वो इस एंगल देखा गया, वो इस वाले एंगल पे बिल्कुल स्टेबल था। इन दोनों के बीच में देखने में पास लग रहा है ना, ये एक्चुअली दूर है। ये एक ऐसे है इस तरीके से, एक ऐसे है तो एक ऐसे, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है 120 का है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है क्या है? 120 डिग्री। ठीक, अब यहाँ का थीटा अगर नापा गया, मेजर किया गया, तो पता चला ये क्या 107 डिग्री के आसपास आया। ये आसपास की वैल्यू है, ठीक है, 107 डिग्री के आसपास आया। पहले कितना था? इतना। अब कितना हो गया? इतना।
तो आपको पता है ज्योमेट्री इसकी चेंज हुई ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं, वीसीपीआर थ्योरी में साफ साफ कहा गया है, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर है ही नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जैसी संरचना बना रहे वैसा ही रहेगा, बॉन्ड एंगल जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन आपकी संरचना में अगर आपका मॉलिक्यूल या अणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, घुस जाता है कहीं से, तब आपका ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगा और आपका जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं वीसीपीआर थ्योरी में। क्लियर है बात, समझ में आया? बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, इसका जो स्ट्रक्चर, इसमें कितने बॉन्ड बने हैं? हम लोग टेट्राहेड्रल में देखते हैं कि 4 बॉन्ड बनता है, यहाँ पे बन रहा है 2 बॉन्ड। अब बताओ, तो इसका ज्योमेट्री का बात करें तो इसका ज्योमेट्री आपका कैसा है? टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। वैसे तो देखा जाए तो टेट्राहेड्रल भी नहीं है, पर इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अगर इसके शेप की बात करें, शेप मतलब शेप का मतलब आकृति, ठीक है। ज्योमेट्री का हिंदी होता है संरचना या ज्यामिति, ज्यामिति या संरचना, संरचना ही समझ लो। इसका क्या होगा? ज्यामिति। पर आपसे क्वेश्चन में पता है क्या करेगा? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आपसे ज्योमेट्री पूछेगा, शेप पूछेगा। ध्यान देना, अब मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स को लिखवाऊंगी, इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो, कहीं से भी वो जाने ना पाए, ठीक। बहुत सारे पॉइंट्स को लिखवाऊंगी। तो VSEPR थ्योरी, पहला पॉइंट, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ये शॉर्ट में मैं आपको लिखवा रही हूं, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई भी मतलब नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी नहीं है, लोन पेयर है ही नहीं, तब आपका क्या होगा? तब आपका जो ज्योमेट्री होगा वो बराबर होगा शेप की। शेप का मतलब क्या? आकृति, ठीक है। आपका जो ज्योमेट्री होगा वो शेप के बराबर होगा। इसका एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा पॉइंट, आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें कहीं से भी लोन पेयर आ गया, कहीं से भी लोन पेयर क्या है? प्रेजेंट है, लोन पेयर आ गया, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 10 आ जाए, तो आपका ज्योमेट्री, जो भी आपका ज्योमेट्री बनेगा, टेट्राहेड्रल, लीनियर, कुछ भी होगा, तो वो शेप के बराबर नहीं होगा। पॉइंट, अब ध्यान से सबका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। थर्ड पॉइंट, ज्योमेट्री हम लोग ये निकालते हैं तो उसमें आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों आता है। अब लोन पेयर क्या है आपको पता है? लोन पेयर वो है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन बच गया, जो बॉन्ड नहीं बनाया है, वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। जैसे घर में कभी कभी खाना आप लोग खाते, कभी कभी क्या, हमेशा खाना खाते, कुछ खाना बच जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं ना, वो फ्रिज का बचा हुआ खाना ही लोन पेयर है, ठीक है, समझ जाओ। बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्ड बना रहा हो, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, जो, ऐसे लिख, जो बॉन्ड बना रहा हो, वाओ, यहाँ पे लिखो, जो बॉन्ड नहीं बना रहा हूं। चलो अब तो सही ना, हिंदी हिंदी आप लोग करते हो, लो हिंदी लिख दी। चलो, जो बॉन्ड बना रहा हो उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बना रहा है उसको कहते हैं लोन पेयर। NH3 का एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्योंकि यही वाले एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग सब कुछ नोट्स में लिखेंगे। बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना है जल्दी बताओ, बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना है, कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3, तो बॉन्ड पेयर है 3। लोन पेयर कितना है? एक ही लोन पेयर है। एक का मतलब समझ जाओ 2 लोन, मतलब 1 लोन पेयर है, ठीक। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने होंगे? 4, 3 में 6, ये समझ जाना। ये इतनी बातों को जल्दी से अपने नोट्स में नोट कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्लियर है? आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब ये सारा शेप आप लोग देखेंगे, तो मैं एक काम करती हूँ, इसका अलग अलग एक एक एग्जांपल को सॉल्व कराऊंगी तो आपको शेप समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसके कुछ पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब इसकी अभिधारणाएं क्या क्या है।
आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ो। ये पहला पॉइंट यहाँ से है। इसमें पहला वाला ये कि पोस्टुलेट्स आपके नीचे दिए गए। पहला है इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक का क्या मतलब होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ढेर सारे एटम हो। पॉलीएटॉमिक का मतलब, ठीक है, ऐसा एटम जिसमें ढेर सारे एटम प्रेजेंट हो। जैसे मान लो PCl5, इसमें देखो एक दो एटम नहीं है, कम से कम कितने, 6 एटम है, 5 इसका है 6 इसका, ठीक है। दैट इज मॉलिक्यूल मेड अप 3 or more एटम्स। ये देखो 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा है ना, कम से कम 6 है, ठीक है। One of the constituent atom is identified as the central atom to which all other atom belonging to the molecular are linked। ये बोल रहा है कि इसमें से कोई एक सेंट्रल एटम होता है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री नहीं निकालते हैं। अगला पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइडेड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि आपके पास जितना भी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, वही डिसाइड करता है कि आपका शेप कैसा होगा। वही क्या करता है, डिसाइड करता है कि आपका शेप कैसा होगा। बहुत इजी इंग्लिश है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर हैव अ टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन पेयर के पास, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जो आपका बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जो आपका बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास टेंडेंसी, उसके पास एक क्षमता होती है, ओरिएंट themselves in where the minimize the electron pair between the maximum in the distance between them। बोल रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, जो बॉन्ड बना रहा है, उसी के पास क्षमता होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आया ये वाला कि मैम एक बात बताइए, जो आप H2O का स्ट्रक्चर लेती, हम बार बार इसी बॉन्ड को क्यों छोटा बड़ा कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आपको स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि आपको अगर छोटा बड़ा बॉन्ड को करना है तो आप बॉन्ड पेयर को वो पकड़ के करेंगे। ये क्या है आपका, ये है आपका बॉन्ड पेयर, ठीक, जो बॉन्ड बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पॉइंट में लिखा गया है कि जो भी आपका बॉन्ड पेयर होगा उसी के पास ये क्षमता होती है कि वो अपने आप को खुद से जहां पे रिपल्शन कम हो रहा है, जहां पे प्रतिकर्षण कम हो रहा है, उस एंगल पे अपने आप को मिनिमाइज कर दे, कम कर दे, ठीक है। द वैलेंस शेल कैन बी थ्रू आउट द स्फीयर कैन बी इलेक्ट्रॉन पेयर लोकेटेड है। हाँ, ये बोल रहा है, इस स्टेटमेंट में बस इतना ही लिखा गया है कि आपको कैन बी थॉट एज द स्फीयर वेयर इन द इलेक्ट्रॉन पेयर आर लोकेलाइज्ड। जो आपका लोन पेयर होता है ना, वो थोड़ा सा हम लोग क्या लोब में बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बीच में स्थित होता है, मतलब A और B है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। शुड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका सेंट्रल एटम होता है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, बॉन्ड पेयर, ठीक। एंड द असिमेट्रिकल शेप मॉलिक्यूल कैन बी एक्सपेक्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बॉन्ड पेयर में कहीं से घुसकर लोन पेयर आ जाता है, तो जैसा हम लोग सोचते हैं कि ज्योमेट्री ऐसा होना चाहिए, उसको बदल के कुछ और आ जाता है, तो ये एसिमेट्रिक हो जाता है, अपने आप को ज्योमेट्री यानी उसकी ज्यामिति बदल जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। शुड द सेंट्रल एटम, तो इसीलिए सेंट्रल एटम बीच में कुछ सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, रिपल्शन लगातार बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण लगातार हो रहा है, तो वो क्या करता है ना, लोन पेयर को वैसे ही रह देता है, अपने बॉन्ड पेयर को क्या करता है, चेंज करता है। इस पॉइंट में डिस्टॉर्टेड शेप, वो अपने शेप को थोड़ा सा बदल देगा, कहेगा हम लोग जिस एंगल पे पहले थे उस एंगल पे अब नहीं रह सकते, मुझे एंगल थोड़ा बदलना पड़ेगा, अगर उसको बदलेंगे तो हमारी ज्यामिति बदल जाएगी, शेप बदल जाएगा, ठीक। विसिपियर थ्योरी कैन बी रेजोनेंस, ये रेजोनेंस वाला ये पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए पर इसका यूज मत करिएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर टू लॉन पेयर। तो ऐसा देखा गया दो लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन सबसे ज्यादा हाई होता है, ये चीजें मैं आप वो पिछले ही थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और देखा गया, और दो बॉन्ड पेयर के बीच में भी जो रिपल्शन सबसे कम होता है। अभी जस्ट हम लोग इसको देखें यहाँ पर ये लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर है ना? आगे देखो, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर अराउंड द सेंट्रल एटम क्लोजर टू द अदर विल द रिपेयर। हाँ, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सेंट्रल एटम बीच में, इस सारे पॉइंट्स का एक ही मतलब है कि सेंट्रल एटम बीच में है, उसके चारों तरफ है फैले हुए, उसमें से एक लोन पेयर आ गया, तो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस बॉन्ड एंगल को चेंज करेगा, वो सारा कुछ है। और हाँ, अगर बॉन्ड रिपल्शन बढ़ने के साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, एक पॉइंट ये नोट कर लेना, अगर रिपल्शन बढ़ गया तो क्या होगा, तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम रिपल्शन बढ़ा तो बढ़ने देते ना, दिक्कत क्या है, तो वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और आपको पता हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि हम स्टेबिलिटी रहे। और भी एक चीज होता है,
अगर मान लीजिए रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो वहां पे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और आपको पता है अगर आपकी एनर्जी बढ़ जाती है तो आप गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आना मतलब एनर्जी बढ़ जाना, और गुस्से में किया गया काम सब कुछ खराब हो जाता है। तो एनर्जी अगर बढ़ गई, और एनर्जी और स्टेबिलिटी का भी एक क्या है, रिलेशन है। इन सारे वो रिलेशन को पढ़ लेना, अपने नोट्स में वो लिख लेना। अगर एनर्जी देखो, रिपल्शन बढ़ा एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम, तो इस बात को समझ जाओ। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अगर रिपल्शन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इस बात से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जिससे आपका बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक लिमिटेशन है, या लिमिटेशन क्या है कि मतलब कहाँ पे ये VCPR थ्योरी काम नहीं करती, वो काम वहां पे नहीं करती है जहां पे आपका मेटल की बात आ जाए। ठीक, तो दिस थ्योरी फेल, ये फेल कर जाता है एक्सप्लेन करने में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज जिसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मान लो दो एटम है, ए है बी है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी ध्यान मत दो, बस ये समझो कहाँ पे वैल्यू नहीं करता। नोट्स में लिख लो क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको ये लिखना जरूरी है, और इन सब का भी एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए इस थ्योरी में कहीं पर भी आपको साइज ऑफ मेटल की साइज आ जाए, एक सेकेंड, डज नॉट शेड एनी लाइट ऑन द कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, अगर ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व जो आपके डी ब्लॉक के तत्व, वहां पे ये फॉलो ही नहीं करेगा VCPR थ्योरी, तो इस चीज के लिए यही आपके दो लिमिटेशन है। तो यहाँ पे आपका VCPR थ्योरी कंप्लीट होता है। इसका थ्योरी क्या था मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी, अब इसके एग्जांपल से सारे आपके जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ढेर सारे एग्जांपल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले थर्ड का पार्ट बी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।